चैप्टर जो 1 है वो आज एंड हो जाएगा बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 में का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पूरा चैप्टर सुनाना है, पूरा चैप्टर याद कर लो फटाफट से दिमाग में। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में क्या क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितनों को क्या क्या याद है, अपने आप खुद को एनालाइज करिएगा। चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। हाँ जी, बताओ आप में से कोई भी जिसने वीडियोस देखी हो, एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। हाँ जी, बोलेंगे उमंग? कोई भी जो भी लाइन पे है। एक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज एक्टिविटी? एक डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। To do something. टू डू समथिंग, To do anything. टू डू एनीथिंग। दो टाइप्स की एक्टिविटी पढ़ाई थी हर्षिता, कौन सी दो? Economic and non. Economic and non-economic. What is the difference between economic and non-economic activities? Economic activities are performed to earn money, but non-economic activities are performed for for self-satisfaction. Economic activities, Self-satisfaction. एग्जैक्टली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो मनी के टर्म्स में होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं और वो मनी के टर्म्स में भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे फीस दे रहे हो, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर मैं अपने भाई को पढ़ा रही हूँ तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो मुझे फीस नहीं दे रहा है। तो समटाइम्स अ पर्सन डू समथिंग फॉर मनी एंड समटाइम पर्सन डू समथिंग फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर आप कुछ पैसे के लिए कर रहे हो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अगर आप कुछ फ्री में कर रहे हो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? फटाफट से आज हमें सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट करना है सैटरडे को। मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगी ग्रुप में। एक्टिविटी एंड इट्स टाइप, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में बच्चे एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है जुलाई की, और कुछ में आ जाएगी बहुत जल्दी, तो इसलिए हमें सिलेबस को फटाफट से आगे बढ़ाना है। एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स के बाद हमने टॉपिक पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन, 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Difference between business, profession and employment. What is the difference between business, profession and employment? कोई एक डिफरेंस बता दो जो आपके दिमाग में हो। Return. रिटर्न, बिजनेस के रिटर्न में क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशनल को रिटर्न में मिलती है फीस, और एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न में मिलती है सैलरी। और कोई डिफरेंस? Investment and risk. Risk. इन्वेस्टमेंट और रिस्क, ये इन्होंने 2 बोल दिए, दोनों एक साथ चलते हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट कम है, रिस्क कम है। और एम्प्लॉयमेंट में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई रिस्क है। 3 बेसिस हो गए। 4th बेसिस मैंने Rules. आपको एग्जैक्टली कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, क्वालिफिकेशन। कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, प्रोफेशन में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन की सारी बात माननी पड़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉस, अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयर। फिर उन्होंने नेक्स्ट बोला क्वालिफिकेशन, तो मैंने पढ़ाया था कि बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रोफेशनल में आपको बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए अपनी फील्ड की, और एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू योर बॉस, अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयर। और एक लास्ट पढ़ाया था कि बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील किया जाता है, प्रोफेशन में सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट में भी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, जहां तक मुझे याद है, क्वेश्चन नंबर 3 वाज इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास यूट्यूब पे हैं, यहां तक यूट्यूब पे है, ये 3 क्वेश्चन यूट्यूब पे है। इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स हमने पढ़ाया था। इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स में हमने आपको पढ़ाया था कि 2 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है, एक होती है 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में 2 होती है, एग्जैक्टली, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में होती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, और टर्शरी में सारी सर्विस वाली आती है। जिनकी छुट्टी हुई है वीडियोस देख के फटाफट से टॉपिक को रिकंसाइल कर लो।
अगर कोई टॉपिक छुड़ा है बच्चे तो मुझे बताओ, जिससे कि मैं उसकी वीडियो आपको भेज पाऊं, आप देख पाओ, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स के बाद बिजनेस रिस्क। यहां से हमने क्लास स्टार्ट करी थी बिजनेस रिस्क से। बिजनेस रिस्क के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी। द डे वन वी स्टार्टेड क्लास वाज बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि बिजनेस रिस्क मतलब आपको बिजनेस में इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉस भी हो सकता है। फिर मैंने आपको 2 टाइप का बिजनेस रिस्क पढ़ाया था पहली क्लास में, दैट इज प्योर एंड स्पेकुलेटिव। अगर आपकी छूट गई थी आप मुझे बता देना, मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। प्योर एंड स्पेकुलेटिव, प्योर रिस्क मतलब जिसमें लॉस के चांसेस, प्योर रिस्क मतलब या तो पूरा लॉस होगा और या फिर लॉस नहीं होगा, और स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब 50% लॉस 50% प्रॉफिट। प्योर रिस्क में प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता, सिर्फ लॉस का ही चांस होता है, लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क में 50% प्रॉफिट का चांस होता है, 50% लॉस का चांस होता है। फिर मैंने आपको रिस्क के फीचर्स पढ़ाए थे, बताओगे कोई एक आधा जिसे याद हो? फिर रिस्क के कॉजेस भी पढ़ाए थे। इसको एलिमिनेट नहीं कर रिस्क को एलिमिनेट, शाबाश शाबाश, इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, Reward of मिनिमाइज। business. एग्जैक्टली, सिर्फ डिपेंड ऑन द बोलो साइज ऑफ द बिजनेस। एग्जैक्टली, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, इसलिए अकर करता है। एग्जैक्टली, तीनों पॉइंट सही है। और एक लास्ट पॉइंट रिवॉर्ड ऑफ रिस्क इज Reward of risk is equal to business profit. एग्जैक्टली, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क इज प्रॉफिट। वेरी गुड। तो चारों पॉइंट आपने सही बोले। एक तो इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क। रिस्क इसलिए राइज करता है क्योंकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट बात की रिस्क लेने का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है। 3-4 कॉजेज होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, अदर। 4 तरीके से रिस्क होता है। नेचुरल मतलब जैसे अर्थक्वेक वगैरह। इकोनॉमिक मतलब जैसे महंगाई का रेट, टैक्स का रेट, कुछ भी, कोई भी लॉ। ह्यूमन कॉज मतलब जैसे आपके लेबर ने कोई गलती कर दी या आपका मैनेजर फ्रॉड कर रहा है, दिस इज ह्यूमन रिस्क। अदर रिस्क मतलब जैसे कोई मशीन फेल हो गई जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। एक नेचुरल कॉजेज में भगवान का रोल ज्यादा रहता है, इकोनॉमिक कॉजेज में गवर्नमेंट का रोल ज्यादा रहता है, ह्यूमन कॉजेज में किसी इंसान का रोल होता है। अदर कॉजेज मतलब जिसमें किसी की गलती नहीं है, तो आप किसको उसका कसूरवार ठहराओगे, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड एज अदर कॉजेज। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी, पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। कॉमर्स बीएसटी हमारे लिए बहुत अच्छी स्कोरिंग है, तो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। कॉमर्स में हमारे पास, कॉमर्स मीन्स टू डील विद गुड्स एंड सर्विसेज। इसके 2 टाइप्स होते हैं, गुड्स वाला टाइप हो गया ट्रेड, और सर्विसेज वाला टाइप हो गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। गुड्स वाला टाइप हो गया ट्रेड, और सर्विसेज वाला टाइप हो गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पिछली वीडियो इसी की थी, पिछली क्लास इसी की थी। ठीक है जी। ट्रेड में आपने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में वी हैव होलसेलर और रिटेलर, एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। फिर आपने पढ़ा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर 6 सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउस, होलसेलर, रिटेलर, है ना, और क्या रह गया? बस बैंक। सबसे पहला पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, फिर पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट और इंश्योरेंस। तो टोटल 6 सर्विसेज आती हैं। होलसेलर और रिटेलर। एग्जैक्टली। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन दूर करता है होलसेलर, रिटेलर। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, बैंकिंग, मनी एंड फाइनेंस हो गया। और हिंड्रेंस ऑफ लास्ट रह गया हमारा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस। ठीक है जी, दैट्स इट। तो हमारी 6 सर्विसेज थी, कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। और जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है वही फंक्शन ऑफ कॉमर्स होता है। ये आज आप लास्ट में नोट करोगे, ये वाला पेज। ठीक है, इसे लास्ट में नोट करिएगा। फंक्शन ऑफ कॉमर्स भी इसी के साथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा क्लास में अभी चल रहा है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। 2 क्वेश्चन और हैं, बट वो छोटे छोटे से हैं, इसी पे डिपेंड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ध्यान से सुनना। ये स्क्रीन आपको आई गेस विजिबल है। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल,
एक होते हैं सोशल, एक होते हैं पर्सनल। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, जब मैंने आपसे पूछा था कि बताओ बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपने बोला था गुडविल, रेपुटेशन, ये आपकी तरफ से आंसर्स आए थे, फ्यूचर में ग्रो करना, प्रॉफिट। तो मैंने आपको ये बोला था कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स बोल रहे हो बेटा जी, वो सारे आप अपने लिए बोल रहे हो कि हमारे लिए ये होता है, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए, हमें गुडविल कमानी है, रेपुटेशन कमानी है, सब अपने लिए। लेकिन एज अ बिजनेसमैन आपके ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने लिए नहीं होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए भी होते हैं, सोसाइटी के लिए भी होते हैं और एम्प्लॉयज के लिए भी होते हैं। यही पेज आपके सामने है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके अपने लिए है, लेकिन सोशल वो है जो सोसाइटी के लिए है, और पर्सनल वो है जो एम्प्लॉयज के लिए है। और टू बी अ गुड बिजनेसमैन आपको तीनों के बारे में सोचना है, अपने बारे में भी, सोसाइटी के बारे में भी और एम्प्लॉयज के बारे में भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो अरे बस मैं, तो सिर्फ मैं से काम नहीं चलेगा, अपने बारे में तो सोचना ही है, लेकिन सोसाइटी के बारे में और एम्प्लॉयज के बारे में भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो आपके अपने बारे में होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, दैट इज प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ये क्लास 12th में भी सेम है, सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स 3 होते हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। एक बिजनेसमैन के खुद के लिए 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो प्रॉफिट, वो तो भाई होता ही है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव वही है जहां तक मुझे लगता है, सबसे मेन। और प्रॉफिट हमेशा मनी के टर्म्स में होता है, इसका मतलब होता है अपने खर्चे निकाल के आप कितना पैसा कमा पा रहे हो, और इससे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। फिर अगला ऑब्जेक्टिव आता है ग्रोथ। जैसे प्रॉफिट मनी के टर्म्स में होता है, बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ नंबर के टर्म्स में होती है। जैसे प्रॉफिट जो होता है वो मनी के टर्म्स में होता है, तो ग्रोथ जो होती है वो नंबर्स के टर्म्स में होती है। नंबर्स के टर्म्स में मतलब कि मेरे को अपनी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ानी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि मैं पिछले साल भी पढ़ाती थी, मैं इस साल भी पढ़ाती हूँ, तो बेटा जी प्रॉफिट तो मुझे दोनों साल हो रहा है। आप सोचो, प्रॉफिट तो मुझे पिछले साल भी हुआ था, प्रॉफिट मुझे इस साल भी होगा, प्रॉफिट मुझे उससे पिछले साल भी हुआ होगा, उससे पिछले साल भी हुआ होगा, प्रॉफिट तो हर साल ही होता है। लेकिन द थिंग इज कि क्या मेरी ग्रोथ हो रही है? प्रॉफिट से ज्यादा मैटर करता है ग्रोथ। प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप पैसे कमा रहे हो, ग्रोथ का मतलब होता है कि हर साल आप और ज्यादा पैसे कमा रहे हो। आप क्या चाहते हो, सिर्फ पैसे कमाना या धीरे धीरे ज्यादा पैसे कमाना? हम दोनों चाहते हैं कि प्रॉफिट भी हो और धीरे धीरे ग्रोथ भी हो। आई होप आई एम क्लियर। तो प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तीसरा होता है सर्वाइवल, कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक अपनी पोजीशन को होल्ड करिए कंपटीशन के बीच में, और एक अच्छी गुडविल होल्ड करिए, क्योंकि बेटा जी आज के टाइम पे मार्केट में बहुत कंपटीशन है, इतने कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही है। तो एटलीस्ट आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करूं, मेरी गुडविल अच्छी हो। तो बिजनेसमैन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। इसमें कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यही था उस पेज पे भी। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में आपने ये पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस 3 कैटेगरी के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, जिसमें से आप ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ चुके हो। ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर 3 आते हैं, सोशल और पर्सनल। ठीक है जी, तो बिजनेसमैन को तीनों के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में भी, सोशल के बारे में भी और पर्सनल के बारे में भी। ठीक है जी, इसमें से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल हो गए। ऑर्गेनाइजेशनल में हमने 3 पढ़े। नंबर 1 इज प्रॉफिट। प्रॉफिट वो जो हमेशा मनी के टर्म्स में होगा। प्रॉफिट वो जो हमेशा मनी के टर्म्स में होगा।
फिर अगला हमने पढ़ा ग्रोथ। ग्रोथ वो होती है जो हमेशा नंबर के टर्म्स में होती है। फिर तीसरा हमने पढ़ा सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में लंबे समय तक स्टैंड करना, टू हैव अ गुडविल। ठीक है जी, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो गए, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अब हम चलते हैं सोशल पे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए जी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बेटा जी, वो आपके होते हैं टूवर्ड्स सोसाइटी। सॉरी, ठीक है जी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके होते हैं टूवर्ड्स सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मींस टूवर्ड्स सोसाइटी, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मींस टूवर्ड्स एम्प्लॉइज। पहले भी बताया था। चलो अब आप बताओ, सोसाइटी के टूवर्ड्स आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मैं लिख देती हूँ, आप बता दो। सोसाइटी के टूवर्ड्स आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? नंबर 1, हाँ जी, कोई भी, आप में से कोई भी। सोसाइटी के लिए एक बिजनेसमैन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? क्या करना चाहिए एक बिजनेसमैन को टूवर्ड्स सोसाइटी? हाँ जी, बोलिए देव। to provide employment. टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट बेसिकली मींस रोजगार। तो आपका ये कहना है कि एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के टूवर्ड्स रोजगार प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और चैरिटी, चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है। जो जो आप बोल रहे हो मैं जो जो आप, प्रोवाइड सर्विस। ठीक है, वो भी लिख देती हूँ। आपने बोला कि एक तो सोसाइटी के लिए बिजनेसमैन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा आपने बोला कि चैरिटी करनी चाहिए, वो भी लिख दिया, चैरिटी करनी चाहिए। आपने बोला सर्विसेज देनी चाहिए, मैं बोल देती हूँ फेयर सर्विसेज देनी चाहिए। मतलब फेयर सर्विसेज मतलब आपको चीटिंग वीटिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन वर्ड का मतलब बताओगे? क्या होता है एडल्ट्रेशन? मिक्सिंग, मिक्सिंग, मिलावट, ठीक मिक्स है कर जी। देना। तो आपको मिलावट नहीं करनी चाहिए, फेयर सर्विसेज देनी चाहिए, नो एडल्ट्रेशन। और क्या बोलूं, नो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, नो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। आई होप आपको क्लियर है। और अगर मैं फेयर सर्विस बोलूं तो यू मस्ट चार्ज। चलिए, और हो गया, तीनों पॉइंट्स आपके वाले हैं। फेयर सर्विसेज दो, मिलावट मत करो, पुअर क्वालिटी मत दो, चैरिटी करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, और कुछ? और क्या करें सोसाइटी के लिए? इतना तो सरकार भी नहीं करती, कोई बात नहीं, हम करेंगे, ठीक है। नो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। और बेटा जी, आपको हमेशा अपने कस्टमर से रीजनेबल प्राइस चार्ज करना चाहिए। और जो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो जोड़ लेना, मतलब एक्सेट्रा। तो क्या कहना चाहती हूँ कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स कोई फिक्स्ड नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आपको जो लिखना है लिख सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी है। तो जो जो आपने कहा मैंने लिख दिया। अगर इसके अलावा आपको और कुछ लगता है तो आप वो कर लो। मिलावट मत करो, बेकार क्वालिटी मत दो, रीजनेबल प्राइस चार्ज करो, चैरिटी करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ये आपके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस आपके ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स दी सोसाइटी। वेरी गुड। चलो अब आप अपने एम्प्लॉइज के लिए बताओ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने सोसाइटी के लिए बताया, और हमारा आंसर खत्म। टूवर्ड्स एम्प्लॉइज हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या करना चाहिए हमें अपने एम्प्लॉइज के लिए? To provide proper wages. चलो ठीक है, आई शुड राइट, ठीक है। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल वही लिख देते हैं, प्रोवाइड फेयर वेजेस, प्रोवाइड फेयर सैलरी एंड वेजेस। चलिए, कोई बताएगा बेटा जी सैलरी एंड वेजेस में क्या फर्क होता है? वेजेस जिन्हें दिए जाते हैं जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सैलरी उन्हें जो सर्विस देते हैं। चलो गुड। और कोई डिफरेंस? अभी मतलब एक ऐसा सैलरी पर मंथ मिली जाती है और वेजेस पर डे।
एग्जैक्टली जो सैलरी होती है बेटा जी वो पर मंथ दी जाती है, और जो वेजेस होती हैं वो दिहाड़ी होती है। जैसे लेबर होती है ना, लेबर उसको मिलती है वेजेस, और जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं उन्हें पढ़े लिखे क्या मतलब जो थोड़ा स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं, जैसे आपकी दुकान पे कोई लड़का काम कर रहा है तो आप उसको सैलरी देते हो, मतलब आप उसको महीने का पैसा एक साथ देते हो। और अगर आप किसी को दिहाड़ी देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। तो आप जो भी दे रहे हो तो इट शुड बी फेयर, यू मस्ट गिव फेयर सैलरी एंड वेजेस। क्या मतलब होता है इस बात का कि फेयर सैलरी एंड वेजेस दो, मतलब ज्यादा दो कम दो, काम के हिसाब से दो, क्या कहना चाहते हो? सोचो। उनके काम के हिसाब से उनको सैलरी कम नहीं देनी। हाँ, कम नहीं देनी और ज्यादा भी नहीं देनी, भाई ज्यादा क्यों देनी है, हम कौन सा अंबानी है। तो फेयर देनी है, मतलब उनके काम के हिसाब से वो पैसा सही हो। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि अरे ज्यादा देना है, वी आर जस्ट सेइंग कि जस्ट गिव देम फेयर सैलरी एंड वेजेस। आप उनको फेयर सैलरी दो, फेयर वेजेस दो, जो आप उनके काम के हिसाब से बनता है, सिंपल। और बोलने सारे आपको, यही बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। एग्जैक्टली, गुड वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर भी बोल सकते हो। मैं थोड़ा एनसीईआरटी को भी बीच में ले आती हूँ। गुड वर्किंग कंडीशंस दीजिए बच्चे हमेशा, ज्यादा मतलब ऐसे नहीं कि लेबर है तो आप उन्हें बहुत तंग करो, यू मस्ट गिव देम गुड वर्किंग कंडीशंस। और कोई 4 कर दो बस आप, बहुत है। थर्ड पॉइंट, Working hours. सॉरी, Health service. 8 hours की देनी चाहिए बस। हाँ एक सेकंड, कुछ आप किसी ने बोला मैंने सुना नहीं, शायद मिस हो गया। हाँ जी, एक बार Provide health service. प्रोवाइड हेल्थ सर्विस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मस्ट गिव देम प्रॉपर सैनिटेशन। चलो ऐसे लिख लेते हैं, प्रोवाइड देम फैसिलिटीज। आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, है ना, ऐसे आप उन्हें हेल्थ की सर्विस दे दो। एजुकेशन देती है कंपनियां, ऐसी बात नहीं है कि आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री है हमारी तरफ से, ठीक है। या फिर आपकी पढ़ाई, अब दीदी आपकी पढ़ाई मतलब कि जैसे मान लो आपको आगे पढ़ाई करनी है, ऐसा भी होता है कई बार, तो आपकी पढ़ाई कंपनी ने अपनी तरफ से फ्री कर दी या आपके बच्चों की कर दी, एक ही बात है। हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी देती हैं बहुत कंपनियां। ये तो आपने हमारे हरिद्वार में ही देखा होगा कि आईटीसी की भी बस आती है, और बहुत सारी कंपनीज है जिनकी आपने बसें रोड पर, हीरो की भी आती है। तो वो लोग अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको बस सर्विस देते हैं कि आपके घर के बाहर से आपको बस पिक कर लेगी। तो आप ट्रांसपोर्ट सर्विस दे सकते हो, एजुकेशन सर्विस दे सकते हो, हेल्थ सर्विस दे सकते हो, अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, फेयर सैलरी एंड वेजेस दो। एक आखिरी और बस लास्ट, चलो, दे हॉलीडेज देना। एग्जैक्टली, यू मस्ट गिव देम सम पेड हॉलीडेज बेटा जी, सम पेड हॉलीडेज। ये तो हर एक के बनते हैं, तो आपको कुछ पेड हॉलीडेज देने चाहिए। फेस्टिवल्स पे आपको उन्हें बोनस देना चाहिए, है ना, ये सब तो अच्छी चीजें हैं, करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर। हाँ, एम्प्लॉयमेंट लेटर देना चाहिए। और उनको सेफ्टी, सबसे बड़ी चीज है जॉब सेफ्टी दो उनको, कि आपकी जॉब सेफ है, मतलब उन्हें डरा के मत रखो, कुछ पावर दो। अब वही बात है, कहने को बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हम इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपको घर से रट के नहीं जाने हैं। आप भी समझ गए ये बात कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। एग्जैक्टली, आप कुछ भी लिख सकते हो। जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके टूवर्ड्स सोसाइटी है, और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो टूवर्ड्स एम्प्लॉयज है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल आपको याद होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, दूसरा होता है ग्रोथ, और तीसरा होता है सर्वाइवल। ठीक है बेटा जी, तो बिजनेसमैन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशनल है, ये सारे 4 सोशल है, और ये 4-5 हमारे पर्सनल है। आप फटाफट से इसे नोट करो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम ये चैप्टर समाप्त करेंगे। हाँ जी, बोलिए जी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मुझे दोबारा बता दो क्योंकि मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा जी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स कुछ नहीं है बच्चे, वैसे मैंने ये बताया नहीं है, इन्होंने ही बताए हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मींस जो भी बिजनेसमैन को करना चाहिए टुवर्ड्स दी सोसाइटी। what a businessman should do towards the society is social objective, कि एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या काम करने चाहिए। तो इन्होंने बोला, मैंने तो जस्ट लिखा है कि रोजगार जनरेट करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है,
पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स मत दीजिए, रीजनेबल प्राइस चार्ज करिए, और हमने एक्सेट्रा लिख के छोड़ दिया कि जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो कि एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, पार्क्स खोलने चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। क्लियर है बेटा जी? ओके जी। हाँ जी जी। शिवांश, आपका टॉपिक कोई मिस हुआ है तो आप बता दो, कुछ कनेक्ट नेटवर्क इशू है शायद आपके फोन में। सोशल और पर्सनल दोनों हो गए? हाँ जी जी। ठीक है। चलिए जी, किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा, अदरवाइज इसे फटाफट नोट कर लो। तीनों ऑब्जेक्टिव्स नोट कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। Social is towards society and personal is towards employees. पूछिएगा बेटा जी, कोई क्वेरी है तो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप डन, क्योंकि जरा सा ही था। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब अब कुछ पढ़ाने लायक बचा ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आप ये समझो कि चैप्टर बस खत्म हो चुका है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, अभी तो यही पढ़ा है दीदी। देखो क्वेश्चन में फर्क है, ध्यान से देखो, ये बहुत सारे बच्चों के मार्क्स को लेके जाता है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क है। मेरे हिसाब से नहीं है, टीचर के हिसाब से है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सब लोग कनेक्टेड हैं तो आई गेस सब सुन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस।
तो वो भी तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है, वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखो। वो क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। दोनों का आंसर सेम है, फर्क सिर्फ इतना है बेटा जी कि जब आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो तो आप 3 कैटेगरी में लिखते हो, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे ना तो आपको ऐसे लिखना है कुछ नहीं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, सेम आंसर है, तो हंसना नहीं है, आंसर सेम है। नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर 2 ग्रोथ, एक्सप्लेन तो ना करूं ना दोबारा क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। नंबर 3 सर्वाइवल, नंबर 4 सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 5 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या समझ आया कि एक्सप्लेन करने का तरीका बदल गया है, आंसर तो सेम ही है। एक बार और दिमाग लगाओ, सिर्फ एक्सप्लेन करने का तरीका बदल दिया, आंसर सेम है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस तो आप बोलोगे दीदी 3 है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। अगर मैं आपसे पूछती हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस तो आप बोलोगे दीदी 5 है, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपको कैटेगरी नहीं बनानी है, पॉइंट वाइज लिखना है। और अगर देखिए चीज बहुत मैटर करती है स्कूल वालों के लिए कि अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पूछा है तो आप आंसर को वैसे दो, और अगर उन्होंने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पूछा है तो आप आंसर को ऐसे दो, ऐसा वो चाहते हैं, तो आप ऐसा प्लीज करिएगा। क्लियर है? तो कोई डाउट है तो बताओ पहले। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पूछेंगे तो 3 बताओगे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। और अगर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे तो बस उस ब्रैकेट को खोल देना, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन विल रिमेन सेम, पूरा कंटेंट सेम है। जो कंटेंट पिछले वाले क्वेश्चन का था वही कंटेंट इस क्वेश्चन का है, तो मुझे बार बार एक्सप्लेन कराने की जरूरत नहीं है। इसी का एक और भाई है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। आपके 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो पेपर में मतलब आएगा जरूर। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, व्हाट इज द, टीचर आपसे पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, तो भी सेम है, बस क्या करना है, ये सेम एज इट इज जो ऊपर वाला है ना बेटा जी, इसको उठा के नीचे कर देती हूँ, अभी लिख दूंगी आपके लिए, अभी समझाने के लिए। बिल्कुल सेम आंसर है, बस प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट का तो रोल पूछा है ना। तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट को छोड़ देना क्योंकि प्रॉफिट का तो रोल पूछा है। आप एक्सप्लेन करोगे प्रॉफिट का क्या रोल है, अगर प्रॉफिट होगा तभी ग्रोथ होगी, अगर प्रॉफिट होगा तभी सर्वाइवल होगा, अगर प्रॉफिट होगा तभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, अगर प्रॉफिट होगा तभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। तो ये तीनों आंसर्स सेम है। अब आप बताओ कोई डाउट है तो। क्या हुआ तीनों आंसर्स में? अगर टीचर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस तो आप पूरा बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ये लो, should I show you the screen again? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, पूरा तीनों अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे। और अगर टीचर आपसे पूछेगा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स तो बेटा जी आपको कैटेगरी नहीं बनानी है, आपको सीधा सीधा लिख देना है, नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर 2 ग्रोथ, नंबर 3 सर्वाइवल, नंबर 3 सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 5 पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और अगर टीचर आपसे पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस तो आपको प्रॉफिट हटा देना है, बाकी सब सेम रहेगा, ग्रोथ, सर्वाइवल, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर से वही बात, कंटेंट सेम रहेगा तीनों आंसर्स में। तो जो आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए याद करोगे वही क्वेश्चन नंबर 7 में भी काम आएगा और वही क्वेश्चन नंबर 8 में भी काम आएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में वही कंटेंट काम आ जाएगा। दे बोथ आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 6 के सेम है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ जाके हम अपने 2 क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जिससे कि हमारा एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस,
मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, और क्वेश्चन नंबर 8 रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बट ये जो नीचे के 3 आंसर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, और इन्हीं 8 क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर खत्म। एक चीज मैं आपको और सिखा देती हूँ जाते जाते, कि बेटा जी जैसे आप ये पढ़ रहे हो ना मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो आप इसमें एड ऑन भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। मैं इसे जरा सा शिफ्ट कर दूं, एक सेकेंड। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन सेम है 6th क्वेश्चन की तरह। चलो अब क्या सिखाना चाह रही हूँ मैं आपको, कि आप इसमें एड ऑन भी कर सकते हो। जैसे ये 5 तो है ही, इसके अलावा अगर आप चाहो तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पूछे। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मतलब प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को छोड़ के अगर आप कोई और एक आधा बताना चाहो तो बता सकते हो। जैसे कि एक बहुत अच्छा है, बस मैं एक ही ऐड कराऊंगी, ज्यादा नहीं, जो बुक में भी मुझे अच्छा लगता है, दैट इज इनोवेशन। कि बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन। व्हाट इज इनोवेशन? कि टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में चेंजेस लाना। एग्जैक्टली, टाइम टू टाइम बिजनेस के मेथड्स में और बिजनेस की टेक्निक्स में चेंज लाना। मेरा ये मानना है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा जी ओल्ड गेट द पीपल गेट्स बोर विद द ओल्ड, ये एक कोटेशन है। लोग बोर हो जाते हैं ओल्ड के साथ, तो यू मस्ट कीप ऑन चेंजिंग। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कभी अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग को बदलती हैं, कभी उसकी शेप बदल देती हैं, कभी उसका कलर बदल देती है, कभी उसका साइज बदल देती है। वो ये सब क्यों करती है? कभी आपने सोचा? जिससे कि इनोवेशन होता रहे, है ना। जो नई चीज आती है वो फिर कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप कुछ भी चीज देखो तो इसलिए हम बोलते हैं कि कस्टमर इससे अट्रैक्ट होता है। तो टेक्निक्स को चेंज करते रहना चाहिए सो दैट कस्टमर गेट्स अट्रैक्टेड, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। इसलिए आपको प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है जी, ये एक पॉइंट अगर आप अलग से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चैप्टर ओवर हो चुका है, जिसको जो भी क्वेरी है वो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अंश, अर्जुन, देव, हर्षिता, नवजोत, रीना, अमन, शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा, कोई डाउट्स? फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन आप में